चारपाई पर लेटी हुई पूनम साफ साफ देख रही थी कि सूरज अब उगने लगा था और दिन की लालिमा मानो रात की कालीमा में तेजी से समाती जा रही थी। देखते ही देखते अंधेरा घिरने लगा था। पूनम के आसपास और उसके अंदर भी लगा जैसे वो कालीमा उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है, एक ऐसा हिस्सा जिससे चाह कर भी वो अलग नहीं हो सकती। मन किसी व्याकुल पक्षी की तरह तड़प रहा था। अंदर की घुटन और चुभन ने पूनम को हिलाकर रख दिया। समय के क्रूर पंजों में फंसी उलझी पूनम का मन हाहाकार कर उठा है। तभी ठक की आवाज ने पूनम को चौंका दिया। उसके तन मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। पीछे मुड़कर देखा तो दीवार का प्लस्तर टूटकर नीचे बिखरा पड़ा था। माँ की तस्वीर भी खूंटी के साथ ही गिरी पड़ी थी, जो मलबे के ढेर में दबे किसी निरीह इंसान की तरह लग रही थी। पूनम को पुराने दिन याद हो आए, जब वो माँ की आंखों में वही निरीहता देखा करती थी, वही बेबसी देखा करती थी। शाम को बापू जब दारू के नशे में धुत घर पहुंचता तो माँ की छोटी सी गलती पर भी बरस पड़ता था और पीटते पीटते बेदम कर देता था। एक बार जवान होती पूनम के सामने उसके जालिम बाप ने उसकी माँ को ऐसा पीटा था कि वो घंटों बेहोश पड़ी रही थी। पूनम डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी रही थी। उसका मन भीतर ही भीतर करहा उठा था। पूनम को याद है उस दिन उसकी माँ खेत पर गई हुई थी धान की कटाई में। तभी धड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा खुला था और उसका दारूखोर बाप अंदर दाखिल हुआ था। आते ही उसने अपनी सिंदूरी आंखें पूनम के ऊपर ऐसे गड़ा दी मानो वो उसकी बेटी नहीं, महज एक देह हो। बापू, बस इतना ही निकल पाया था पूनम की जबान से। हाँ सुन पूनम, बापू जैसे आपे से बाहर होकर बोले, ये दारू की बोतल रख दे। जी अच्छा। किसी मशीन की तरह पूनम ने सिर हिलाया था और दारू की बोतल अपने बापू के हाथ से लेकर कोने में रख आई थी। उसकी आंखों में डर की रेखाएं खिंच आई थी। तभी बापू की आवाज किसी हथौड़े की तरह सीधे उसे आकर लगी थी। पूनम, वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही है? यहां आकर बैठ मेरे पास। आ इधर। पूनम को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी, धौंकनी की तरह। उसका मन तो किया था कि दरवाजे से बाहर भाग जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी। उसी पल बापू की गरजदार आवाज गूंजी थी, पूनम। ना चाहते हुए भी पूनम उस तरफ बढ़ चली थी जहां उसका बाप खटिया पर पसरा हुआ था। उसने झट से पूनम का हाथ पकड़ा और अपनी ओर ऐसे खींच लिया जैसे वो उसकी जोरू हो। बापू! पूनम के गले से एक घुटी घुटी सी चीख निकली थी। ये क्या कर रहे हो बापू? चुप! पूनम का बापू जोर से गरजा और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके दाएं गाल पर दे मारा था। पूनम छटपटा कर रह गई थी। उसमें अब विरोध करने की जरा भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी वो बहेलिए के जाल में फंसे परिंदे की तरह छूटने की नाकाम कोशिश करती रही थी। थक हार कर उसने हथियार डाल दिए थे। उस भूखे भेड़िए के आगे वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर यह सिलसिला थमा नहीं, चलता रहा था लगातार। पूनम ने माँ को इस बारे में कई बार बताना चाहा था, मगर बापू की सुलगती सिंदूरी आंखें उसके तन मन में झुरझुरी सी भर देती थी और उस पर खौफ पसरता चला जाता था। वो भीतर ही भीतर घुट घुट कर जी रही थी। फिर एक दिन बापू की मार से बेदम होकर पूनम की माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। महीनों वो बिस्तर पर पड़ी तड़पती रही थी और उस दिन उसके पेट में जबरदस्त तेज दर्द उठा। तब पूनम दौड़ पड़ी थी मंगरू चाचा के घर। मंगरू चाचा को झाड़ फूंक में महारत हासिल थी। पूनम से आने की वजह जानकर मंगरू ने पूछा था, तेरे बापू कहाँ हैं? पता नहीं चाचा, इतना ही कह पाई थी पूनम। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, मंगरू ने कहा तो पूनम उल्टे पैर अपने झोपड़े में वापस चली आई थी। थोड़ी ही देर में मंगरू भी आ गया था। उसने आते ही झाड़ फूंक का काम शुरू कर दिया था, लेकिन पूनम की माँ की तबीयत में कोई सुधार आने के बजाय दर्द बढ़ता चला गया।
मंगरू अपना काम करके चला गया और जाते जाते कह गया, पूनम, मंत्र का असर जैसे ही शुरू होगा तुम्हारी माँ का दर्द भी कम हो जाएगा, तू चिंता मत कर। पूनम को लगा जैसे मंगरू चाचा ठीक ही कह रहा है। वो घंटों इंतजार करती रही, लेकिन ना तो मंत्र का असर हुआ और ना ही उसकी माँ के दर्द में कोई कमी आई। देखते ही देखते पूनम की माँ का सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। आंखें पथराई सी पूनम को ही देख रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही हो। तब पूनम फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके बापू देर रात घर तो आए, लेकिन नशे में चूर। अगली सुबह किसी तरह कफन दफन का इंतजाम हुआ था। पूनम की यादों का तार टूटकर दोबारा आज से जुड़ गया। बापू की जातियों की वजह से पूनम की जिंदगी तबाह हो गई। पता नहीं वो कितनी बार मरती है फिर जीती है। सैकड़ों बार मर चुकी है वो, फिर भी जिंदा है, महज एक लाश बनकर। बापू के प्रति पूनम का मन विद्रोह कर उठता है, लेकिन वो खुद को दबाती आ रही है। मगर आज पूनम ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, यहाँ से दूर भाग जाएगी वो, बहुत दूर, जहाँ बापू की नज़र उस तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। अगले दिन पूनम मास्टरनी के यहाँ गई कि वो अपने ऊपर हुई जातियों की सारी कहानी उन्हें बता देगी। मास्टरनी का नाम कलावती था, मगर सारा गांव उन्हें मास्टरनी के नाम से ही जानता था। कलावती गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं। पूनम को भी उन्होंने ही पढ़ाया था। यह बात और है कि पूनम 2 जमात से ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी। क्या बात है पूनम, कुछ बोलो तो सही। जब से तुम आई हो तभी से रोए जा रही हो, आखिर बात क्या हो गई? मास्टरनी ने पूछा तो पूनम का गला भर आया। उसके मुंह से निकला, मास्टरनी जी। हाँ हाँ बताओ, बताओ ना पूनम, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी मदद करूँगी। मास्टरनी ने कहा तो पूनम ने बताया, मास्टरनी जी, उसने हमको खराब किया, हमारे साथ गंदा काम। सुनकर मास्टरनी की भौहें तन गई। वे पूनम की बात को बीच में ही काट कर बोली, किसने किया तुम्हारे साथ गलत काम? बापू ने। और पूनम सब कुछ सिलसिलेवार बताती चली गई। मास्टरनी कलावती की आंखें फटी की फटी रह गई और चेहरे पर हैरानी की लकीरें गहराती गईं। फिर वो बोली, तुम्हारा बाप इंसान है या जानवर? उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उसने अपनी बेटी को खराब किया। खैर तू चिंता मत कर पूनम, तू आज शाम की गाड़ी से मेरे साथ शहर चल। वहाँ मेरी बेटी और दामाद रहते हैं। तू वहीं रहकर उनके काम करना, बच्चे संभालना, तुम्हें भरपेट खाना और कपड़ा मिलता रहेगा। वहाँ तू पूरी तरह महफूज रहेगी। पूनम का सर मास्टरनी के प्रति इज्जत से झुक गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते ही पूनम को लगा जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गई हो। सब कुछ अलग और शानदार था। पूनम बस में बैठकर गगनचुंबी इमारतों को ऐसे देख रही थी मानो कोई अजूबा हो। तभी मास्टरनी ने एक बड़ी इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख पूनम, यहाँ औरत मर्द सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। सच? पूनम को जैसे बहुत हैरानी हुई। उसका अल्हड़ व गंवई मन पता नहीं क्या क्या कयास लगाता रहा। बस एक झटके से रुकी तो मास्टरनी के साथ वो वहीं उतर पड़ी। चंद कदमों का फासला तय करने के बाद वो दोनों एक बड़ी व खूबसूरत कोठी के सामने पहुंची। फिर एक बड़े से फाटक के अंदर पूनम मास्टरनी के साथ दाखिल हो गई। पूनम की आंखें अंदर की सजावट देखकर फटी की फटी रह गई। मास्टरनी ने एक मॉडर्न औरत से पूनम का परिचय कराया और कुछ जरूरी हिदायतें देकर शाम की गाड़ी से ही वो गांव वापस लौट गई। शहर की आबोहवा में पूनम खुद को महफूज समझने लगी। कोठी के चारों तरफ खड़ी कंक्रीट की मजबूत दीवारें और लोहे की सलाखें उसे अपनी हिफाजत के प्रति आश्वस्त करती थी। बेफिक्री के आलम से गुजरता पूनम का भरम रेत के घरौंदे की तरह भर भरा कर तब टूटा जब उसे उस दिन कोठी के मालिक हरिशंकर बाबू ने मौका देखकर अपने कमरे में बुलाया और देखते ही देखते भेड़िया बन गया। पूनम को अपना दारूबाज बाप याद हो आया। नशे में चूर, सिंदूरी आंखें और उनमें कुल बुलाते वासना के कीड़े। कहाँ बचा पाई पूनम उस दिन भी खुद को हरिशंकर बाबू के आगोश से। कंक्रीट की दीवारें और लोहे की मजबूत सलाखों को अपना सुरक्षा घेरा मान बैठी पूनम को अब वो
छलावे की तरह लगने लगा। और फिर एक रात उसने देखा कि नितिन और श्वेता अपने कमरे में अमरबेल की तरह एक दूसरे से लिपटे बेजा हरकतें कर रहे थे। टेलीविजन पर किसी गंदी फिल्म के बेहुदा सीन चल रहे थे। ये दोनों सगे भाई बहन हैं या? बुदबुदाते हुए पूनम अपने कमरे में चली आई। सुबह हरिशंकर बाबू की पत्नी अपनी बड़ी बेटी को समझा रही थी, देख, कॉलेज जाते वक्त सावधान रहा कर। दिल्ली में हर दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ व बलात्कार की वारदातें बढ़ रही हैं। तू जब जब बाहर निकलती है तो मेरा मन घबराता रहता है। पता नहीं क्या हो गया है इस शहर को। पूनम छोटी मालकिन की बातों पर मन ही मन हंस पड़ी। उसे सारे रिश्ते नाते बेमानी लगने लगे। वो जिस घर को, जिस शहर को अपने लिए महफूज समझ रही थी, वही उसे महफूज नहीं लग रहा था। पूनम के सामने एक अबूझ सवाल तलवार की तरह लटकता सा लगता था कि क्या औरत का मतलब देह है, सिर्फ देह?